नमस्कार, हरियाणा रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसकी भव्य शुरुआत आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से हो चुकी है। पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम से शनिवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य आगाज हो गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय खेल, युवा मामले और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इनके साथ ही हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। KIYG के चौथे सीजन की मेजबानी करेगा हरियाणा। 4 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन। खेलो इंडिया के लिए हरियाणा सरकार खर्च करेगी 50 करोड़। केंद्र ने 20 और साई ने 25 करोड़ से अधिक का तय किया बजट। 8 मई से 22 मई तक प्रदेश के हर जिले में होगी मशाल दौड़। 27 मई को कर्ण स्टेडियम में पहुंचेगी मशाल। 27 मई को राहगिरी कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। 8000 से ज्यादा एथलीट दिखाएंगे अपना दमखम। कोरोना के चलते 2 बार टला आयोजन। कार्यक्रम के दौरान खेलो इंडिया का लोगो, शुभंकर, गीत और जर्सी लॉन्च की गई। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम पदक विजेताओं को स्थायी नौकरी दे रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर खेलों के प्रतिभागियों को ग्रुप डी नौकरियों में 10%, ग्रुप सी नौकरियों में 3% आरक्षण दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को अब 5,000 रुपए महीना की बजाय 20,000 रुपए मिलेंगे। अब ये कार्यक्रम आज खेलो इंडिया का ये जो लॉन्च हुआ है, इसके बाद तिथि इसकी निश्चित हो चुकी है। 4 जून सायंकाल इसका शुभारंभ होगा। जब तिथि निश्चित होती है, बहुत नजदीक आने वाली होती है, तो कहते हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिनों में कहें तो आज 28 दिन 5 घंटे के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अगर घंटों में कहें तो 677 आवर्स अब ये बाकी है। और जब इस प्रकार से उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाए, घड़ी की गति चलने लग जाए, उत्सुकता भी बढ़ती है। आयोजकों के ऊपर इसकी एक जिम्मेवारी भी आ जाती है कि उसकी तैयारी के लिए जो प्रारूप तय किया गया है, जो आउटलाइन तय की गई है, उस आउटलाइन के हिसाब से अपने पूरे परिश्रम के साथ तैयारी करनी होती है। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार खेल विभाग तो है ही है, हमारे केंद्रीय खेल विभाग साई के साथ मिलकर और एक सामूहिक ताकत लगाकर हम ये कर रहे हैं। केवल हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, तो सारे देश भर के हर प्रांत के खिलाड़ी जो है वो इसमें आने वाले हैं। लगभग 8,500 खिलाड़ी इसमें आएंगे। हम इन सब 8,500 खिलाड़ियों की मेजबानी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। बल्कि मैं कहूं कि शायद पहली बार जो तिथि तय हुई थी, उस दिन तो कुछ कमियां हमें ध्यान में आ रही थी, लेकिन इस देरी के कारण से अब खेल परिसर में किसी प्रकार की मेजबानी की व्यवस्थाओं में, उनके ठहरने की व्यवस्था में, यातायात की व्यवस्था में, कुछ खेल पंचकुला से बाहर अन्य स्थानों पर भी होने वाले हैं। उन सब स्थानों की भी तैयारी एकदम पूर्ण हो चुकी है। अब तो इंतजार है उन 8,500 खिलाड़ियों का कि वो आए। हम पलके बिछाए बैठे हैं, सारे देश के उन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। वो आए और हम इस कार्यक्रम को अपने को शुरू करें। मित्रों, जैसा हम जानते हैं, हरियाणा की धरती, हरियाणा की मिट्टी एक विशेष प्रकार की ऐसी मिट्टी है कि जहां हमारा जो कृषक है वो अन्न पैदा करता है, पूरे देश के लिए सप्लाई करता है। हम कहते हैं कि मिट्टी हमारी अन्न के रूप में सोना उगलती है। अब केवल मिट्टी सोना उगलती है अन्न के रूप में, ऐसा नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की धरती है। ये मिट्टी ऐसी है कि इस मिट्टी का जो हमारा युवा है, युवती है, वो खेलों में इतना इतना एक बढ़िया प्रदर्शन अपना कर रहा है देश और दुनिया में,
कि जैसे कृषक सेना सोना उगलता है, ये हमारा खिलाड़ी ये सोना जीत करके ला रहा है। पंचकुला को छोड़कर सभी जिलों में शाम 6 बजे होगी मशाल दौड़ सेरेमनी। 8 मई 12 बजे पंचकुला से इसकी शुरुआत होगी। 9 मई को यमुनानगर, 10 मई कैथल, 11 मई गुरुग्राम, 12 मई फतेहाबाद, 13 मई सिरसा, 14 मई को हिसार, 15 मई को भिवानी, 16 मई को रोहतक, 17 मई को झज्जर, 18 मई को चरखी दादरी, 19 मई को महेंद्रगढ़, 20 मई को रेवाड़ी, 21 मई को जींद, 22 मई नूंह, 23 मई पलवल, 24 मई को फरीदाबाद, 25 को सोनीपत, 26 को पानीपत, 27 करनाल, 28 कुरुक्षेत्र और 29 अंबाला और 30 मई को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में उद्घाटन सेरेमनी होगी। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत साल 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की थी। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 143 केंद्र खोलने का फैसला किया। ये फैसला खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए किया गया। इन केंद्रों को खोलने पर 14 करोड़ 30 लाख का खर्च होगा। इन सभी केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में खोला जाएगा। इन केंद्रों पर किसी एक प्रकार की खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया की सोच माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि खेलों में भारत को आगे कैसे लेकर जाना है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा आयोजन करने जा रहा है। चौथा भी है, 4 तारीख को शुरू भी होगा और मैं ये तो कहूंगा, है तो क्रिकेट की भाषा की चौका लगाने वाली बात है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करूं तो आयोजन की बात हो या खिलाड़ियों को तराश कर देश के लिए मेडल जीतने की बात हो, अगर देश में सबसे अव्वल नंबर पर कोई राज्य आता है तो उसका नाम हरियाणा है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुत सफल आयोजन बेंगलुरु में हुआ। 208 यूनिवर्सिटी से 3,900 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे और स्पोर्ट्स स्टाफ, रेफरी और बाकी सब आयोजकों को गिना जाए तो लगभग 7500 लोग वहां पर थे। ये अपने आप में एक बहुत भव्य आयोजन था और जैन यूनिवर्सिटी जिसने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर उसका आयोजन किया, उन्होंने इसको पहली ग्रीन गेम्स के रूप में भी आयोजन किया। प्लास्टिक का यूज ना हो तो रिसाइक्लेबल हो और हर तरह से प्रयास किया कि उसको सफल किया जाए। इन खेलों में 2 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, जो अपने आप में बड़ी बात है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी स्तर पर इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं कि आज वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। तो पिछले खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 76 रिकॉर्ड तोड़ने का काम इस बार की यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में हुआ है। 31 जनवरी 2018 को हुआ था लॉन्च। शुरुआत में इसका नाम खेलो इंडिया स्कूल था। 2019 में बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स रखा गया। हर साल 1000 बच्चों को 5 लाख की राशि 8 साल के लिए दी जाती है। खेलो इंडिया में 25 खेलों को शामिल किया गया है। 5 पारंपरिक खेल गतका, कलिरिपयट्टू, थांगता, मलखंब और योगासन भी इसमें शामिल किए गए हैं। अंडर 17 और अंडर 21 श्रेणियों में आयोजित किए जाते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलों के लिए कई बहुउद्देशीय हॉल, सिंथेटिक ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया गया है। पंचकुला के सेक्टर 14 में ऑडिटोरियम का निर्माण, पंचकुला और शाहबाद के शानदार हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार, अंबाला में भी बनाया गया ऑल वेदर स्विमिंग पूल। सरकार तैयार है, मैदान तैयार और खिलाड़ी भी तैयार हैं। अब दिखेगा मैदान पर खिलाड़ियों का दमखम। पूरे जोश और जज्बे के साथ खिलाड़ी एक दूसरे को देंगे चुनौती। वहीं इन खेलों का प्रसारण टीवी पर लाइव भी होगा। पंचकुला से खबरफास्ट के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट। वह केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो लॉन्च कर दिया और इस मौके पर
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गेम्स के आयोजन पर 100 करोड़ से ज्यादा खर्च आएगा। किया है और एक थीम जो गेम थीम सॉन्ग है उसको भी एक प्रकार से लॉन्च किया है और विधिवत तैयारी के नाते से जितने भी हमारे खेल प्रेमी लोग थे उनको सबको बताया गया है और एक प्रकार का विधिवत लॉन्च आज इसका हुआ है और अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिनों में अगर मैं कहूँ तो 28 दिन 5 घंटे, घंटों में कहूँ तो 677 घंटे ये बाकी हैं। जल्दी गेम शुरू होंगे। हम मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पूरे देश भर की जो टीमें आएंगी, लगभग 8,500 खिलाड़ी आएंगे, उनकी आवभगत के लिए हम तैयार हैं। देखिए, इसमें जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें टेंडरिंग कर दी गई है, एजेंसीज को हायर कर लिया गया है जिन्होंने आगे होटल्स हैं, ठहरने की व्यवस्था, फिर उनके कैटरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब व्यवस्थाएं हमने ऑलरेडी इसका एक इंतजाम कर लिया है। अब सब एजेंसीज वो सरकारी सब अधिकारी कर्मचारी जो होंगे उनकी देखरेख भी रहेगी, उनको भी नोडल अधिकारी बनाया जाएगा ताकि कहीं कोई कमी ना आए और उनके तालमेल के साथ सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट होंगी। और इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है वो केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, साई के लोग सब मिलजुल करके खर्च कर रहे हैं और मुझे लगता है 100 करोड़ रुपये से ऊपर इसका कुल खर्च, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, चाहे उनके व्यवस्थाओं का है, सब मिला करके ये सब हो जाएगा। 1 साल से नौकरियों का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए 50,000 पदों पर होने वाली भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 1 साल से नौकरियों का इंतजार कर रहे 9 लाख युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार ने संयुक्त पात्रता परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की 50,000 पदों पर होने वाली भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आगामी 10 दिन में तमाम श्रेणियों के खाली पदों को विज्ञापित करेगा। इसके 15 दिन बाद तक युवा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए इसके बाद सीईटी की परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार सीईटी की परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। इसमें 5% अंक आर्थिक सामाजिक आधार पर मिलेंगे। ग्रुप सी के लिए लिखित परीक्षा में 2.5% और बाद में स्क्रीनिंग में 2.5% अंक दिए जाएंगे। ग्रुप की सीईटी परीक्षा के लिए आवेदक 12वीं पास होना चाहिए। ग्रुप डी के लिए हिंदी संस्कृत विषय समेत कक्षा 10वीं योग्यता होगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों श्रेणी रखी गई हैं। परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। सामान्य वर्ग के आवेदक को 50% अंक प्राप्त करने होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 10% की छूट है। साथ ही 40% तक कट ऑफ रहेगी। ग्रुप डी के लिए आर्थिक सामाजिक आधार पर 5% अंक शामिल हैं। अध्यापन पदों को छोड़कर पुलिस सेवा, कारागार, गृहरक्षी के पदों सहित ग्रुप सी व डी के लिए हरियाणा सरकार की ओर से हर साल ये परीक्षा ली जाएगी और एक बार परीक्षा की वैधता 3 साल होगी। हरियाणा सरकार के इस सराहनीय फैसले से अब भर्तियों में तेजी आएगी, ऐसी उम्मीद है। हरियाणा रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम अपडेट्स के लिए आप बने रहें खबर फास्ट के साथ। नमस्कार। चलिए बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आ रही। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव को यह नोटिस भेजा है। मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी से 7 दिन में इसका जवाब मांगा गया है। बड़ी जानकारी आपको दें, तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी से 7 दिन में इसका जवाब मांगा गया है। गिरफ्तारी के दौरान तेजिंदर बग्गा के धार्मिक अधिकारों का हनन हुआ है, आयोग ने कहा है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, कुछ अहम खबरों के साथ न्यूज अपडेट में मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। फरीदाबाद में बढ़ते बिजली के कट और बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अब लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं तो वहीं निजी संस्थानों ने आगे बढ़कर सरकार का सहयोग किया और पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाया है। बल्लभगढ़ के एक निजी स्कूल में सोलर पैनल लगाया गया है। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने स्कूल के संस्थापक दीपक यादव और उनके साथियों को इस काम के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सबसे पहले तो मैं स्कूल मैनेजमेंट को, धर्मपाल जी हैं, दीपक है, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये मिशन है कि जितना हम सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं उतना करें। और सबसे अच्छी बात है कि स्कूल जहाँ तो हर चीज़ें सिखाई जाती है, तो ये तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि हम स्कूल से, सेक्टर 2 के हम बल्लभगढ़ के स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरी सभी स्कूल्स वालों से भी अपील रहेगी, लोगों से भी अपील रहेगी, क्योंकि जो हमारा देश है मैक्सिमम हमारा एरिया ट्रॉपिक्स में आता है, तो यहाँ पर सूरज की जो उपलब्धता होती है पूरे साल वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी आपने हाल के पिछले 15-20 दिन में भी देखा था कि हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट एकदम ज़्यादा बढ़ गई थी और उसकी उत्पादन थोड़ा कम रहा था, तो पावर कट्स भी लगे थे। तो ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, पूरे साल रहेगा। कोई कोयला जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डैम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने घर की छत पे सोलर के प्लांट्स लगाने की जरूरत है। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भारत को स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर रतिया की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। दरअसल शहर में सफाई व्यवस्था इस समय चरमराई है, जिसके चलते लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से कूड़े को साफ नहीं किया गया, जिसकी शिकायत करने के बावजूद भी किसी अधिकारी का ध्यान गंदगी की तरफ नहीं गया। इसको लेकर अब आक्रोशित लोगों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर पालिका सचिव ने कहा कि सभी ठेकेदारों को शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। मैंने मौका निरीक्षण किया है और सर ठेकेदार को भी और हमारे सफाई कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। सारे डंपिंग जो पॉइंट्स हैं उनको क्लीन करवा दिए गए। आगे भी कोई अगर कुछ शिकायत ऐसी आती है तो उनको मौके पर ही दुरुस्त किया जाएगा। ठेकेदार को निर्देश दिए गए ताकि सारी डंपिंग साइट के लिए किया जाए। शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਰਤੀਆ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਰਤੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੱਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ बनाया जाए। वह पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत पंजाब में कई एकड़ जमीन से लोगों के नाजायज कब्जे को छुड़वा लिया गया है। इस बीच धालीवाल ने लोगों से अपील की कि जिन्होंने पंचायत के जमीन पर अवैध कब्जा किया है वो उसे तुरंत खाली कर दें। पंजाब सरकार की तरफ से जमीन छोड़ने वाले लोगों को हर तरह की मदद दी जाएगी। पिछले कोई 5-6 दिन तो हफ्ता ला लो, एक हफ्ते तो जी शामला पंचायती जमीनां ते पंजाब सरकार दी जमीनां ते जिहड़े नजायज़ कब्जे होए है उन्होंने हटाउण दी जिहड़ी मुहिम शुरू की है।
ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ 5 ਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ कब्जा जेड़ा वो कब्जाधारियों को हटाया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरफास्ट के साथ। नमस्कार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबरफास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबरफास्ट पर। ठीक है सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्टवे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्टवे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह सबने सुना है। कानून के हाथ बंधे होते हैं, यह भी सबने सुना है। पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है, यह भी कहा जाता है। लेकिन कल ऐसा हुआ, एक ऐसा ड्रामा हुआ कि एक आदमी की गिरफ्तारी हुई और पुलिस 3 राज्यों की एक्टिव दिखाई दी। एक राज्य की पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है, दूसरी स्टेट की पुलिस उसे रोक लेती है और तीसरे राज्य की पुलिस शख्स की घर वापसी करा देती है। यानी शख्स एक और पुलिस 3 राज्यों के अलर्ट। ऐसा बहुत कम देखा जाता है। अगर कोई आम आदमी हो, उसका कोई मसला हो या कोई और किसी ने मर्डर कर दिया हो, चोरी चकोरी की घटनाएं हो या और कोई अपराध कर दिया हो जो आमतौर पर एक सामान्य से व्यक्ति के खिलाफ, एक आम व्यक्ति के खिलाफ घटित हुआ हो, तो शायद आपने कभी देखा हो कि अचानक से अलग अलग राज्यों की पुलिस अलर्ट हो जाती है। लेकिन कल ऐसा हुआ और आप सबने देखा। ऊपर से सियासी पिच पर राजनेताओं के बयानों के चौके छक्के, मामला बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का था। अब जो घटनाक्रम हुआ उसे एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको विस्तार से समझाते हैं कि दरअसल ये मामला था क्या और अब इसमें क्या हो गया। दिल्ली से तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की जानकारी पंजाब पुलिस ने नहीं दी, दिल्ली पुलिस ने ऐसा कहा। जनकपुरी थाने में रात भर पंजाब पुलिस रही, ऐसा पंजाब पुलिस ने कहा। बग्गा के पिता ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज करा दिया।
कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया। ये पूरा घटनाक्रम हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर पंजाब पुलिस हाईकोर्ट पहुंच गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में काम में बाधा डालने की याचिका पंजाब पुलिस ने दायर की। दिल्ली पुलिस हरियाणा पहुंची और बग्गा को दिल्ली लाया गया। रात को गुरुग्राम में द्वारका कोर्ट में मजिस्ट्रेट के घर बग्गा की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट से राहत मिलने और रिहाई के बाद बग्गा अपने घर पहुंचे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में शनिवार को होने वाली सुनवाई टाल दी गई। पंजाब पुलिस की याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। तेजिंदर बग्गा के खिलाफ एक और वारंट शाम को आज जारी किया गया। मोहाली कोर्ट ने तेजिंदर बग्गा के खिलाफ यह वारंट जारी किया। कोर्ट ने पंजाब पुलिस से बग्गा को कोर्ट में पेश करने को कहा। यह अब तक का जो घटनाक्रम था वो सारा सामने आया, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आई। उस बड़ी खबर में क्या था वो भी आपको बताएंगे। दरअसल मामला तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का था। तो इस पूरे मामले में हमने देखा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी को नोटिस भेजकर 7 दिन में तेजिंदर बग्गा मामले पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा कि तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के दौरान उनको पगड़ी नहीं बांधने दी गई, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर 7 दिन में जवाब दीजिए। आयोग ने यह भी कहा कि तेजिंदर बग्गा के धार्मिक अधिकारों का हनन है, इसलिए इस मामले में जवाब भेजा जाए। यानी जो पूरा घटनाक्रम अब तक रहा वो हमने आपको बताया कि इस पूरे मामले में अब तक हुआ क्या है। बग्गा के खिलाफ अब मोहाली कोर्ट ने एक और वारंट जारी कर दिया है और पंजाब पुलिस को आदेश दिया है कि तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया। इस पूरे घटनाक्रम को आपने भी समझा कि ये मसला क्या था, मामला क्या था। इस पूरे प्रकरण के तहत जो कुछ घटित हुआ वो सब एक एक करके आपको दिखाया। तो इस पूरे मामले को लेकर कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम सवाल आपका में चर्चा करेंगे, वो भी आपको एक एक करके दिखाते हैं। बग्गा की गिरफ्तारी में कोई चूक भारी हुई क्या पंजाब पुलिस की तरफ से? बग्गा पर नकेल, लेकिन क्या यह पूरा सियासत का खेल बन गया है? बड़ी बहस, क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो ताकतवर है वो अपने तरीके से काम करेगा। इसमें आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। पंजाब पुलिस को इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस को आप देख सकते हैं और इस पूरे मामले में आप हरियाणा पुलिस की कार्यशैली को भी देख सकते हैं और राजनीतिक दलों की जो कार्यशैली है वो भी आप समझ सकते हैं कि जो ताकतवर होगा उसी हिसाब से काम होंगे क्या। ये भी एक बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम के जरिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चलते रहेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो गिरफ्तारी हुई इसमें आपको क्या लगता है। क्या पंजाब पुलिस की तरफ से कोई बड़ी चूक हो गई, ये भी आपको बताना है। आपको अपने नजरिए से ये समझाना है कि ये जो पूरा मामला था कि इसमें सियासत के खेल में सब उलझकर रह गया है। और ये भी आप बात कर सकते हैं कि क्या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें देखा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवान की हमेशा जीत होती है। ये भी देखने में आया है, क्या इसमें सब ऐसा हो रहा है? लेकिन जैसा हमने आपको ये बताया कि पहले बता दिया था इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले कि 3 राज्यों की पुलिस एक्टिव दिखाई देती है, अलर्ट मोड में नजर आती है। लेकिन क्या किसी आम मामले में, किसी ऐसे मसले पर आपने देखा है कि 3, 4, 2 या 1 राज्य की पुलिस अचानक से तुरंत एक्शन में आ जाए और व्यक्ति को तुरंत फौरन जो है न्याय दिला दिया जाए या फिर उसकी पैरवी की जाए बेहतर तरीके से? मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। नेहा शालिनी दुआ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी बहुत स्वागत है आपका। और रमन चांदी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मेरे साथ है। रमन चांदी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमन चांदी जी, पहला सवाल मेरा आप ही से रहेगा, बाद में नेहा जी के पास चलेंगे। पंजाब पुलिस की कार्यशैली को लेकर जरा मैं आपसे समझने का प्रयास करूंगा। मामला दर्ज हुआ पंजाब में, पूरा प्रकरण जिस तरह से घटित हुआ, पंजाब पुलिस आती है और तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन आप लोग पंजाब नहीं ले जा पाए तेजिंदर बग्गा को। ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए शमशेर, बग्गा का जो कल का जितना भी प्रकरण हुआ है सबको पहले पीछे से समझना पड़ेगा। हु इज बग्गा जी? बग्गा कौन है? ये वही बग्गा है जो अमित शाह के रोड शो में दंगे भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। ये वही बग्गा है जो सुप्रीम कोर्ट में परिसर में घुसकर
एडवोकेट को पीटने का आरोप लगा, ऐसे अन्य कई आरोप हैं इन पर, जो गिनने लग जाए तो टाइम बड़ा लग जाएगा इसको। ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रहा है शुरू से ही। तो भाजपा ऐसे एलिमेंट्स है, इनको अपना थपथपा क्यों देती है, क्यों इनको पालती है भाजपा, ये सोचना पड़ेगा। भाजपा ने अगर बग्गा जैसे इंसानों को पाल रखा है तभी हमारे देश का माहौल खराब होता है। पंजाब की पुलिस ने जो कुछ भी किया पूरी परिक्रमा के अंदर रहकर किया, वो अपने परिक्रमा से बाहर कभी नहीं हुई है पंजाब पुलिस। अगर दिल्ली पुलिस ये ब्लेम लगाती है कि उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन को जानकारी नहीं दी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस भाजपा सेंटर की सरकार के अधीन आती है, इसीलिए ये सारा कुछ हुआ। ठीक है रमन चांदी जी, एक छोटा सा कमेंट, आपने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लेकर कहा, मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सामने ये पूरे प्रकरण को रखा, कैसे रखा, जरा बताइए आप, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, जब किसी दूसरी स्टेट में किसी भी सूबा की, किसी भी राज्य की पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है, दो बातें होती हैं, या तो पहले संबंधित पुलिस स्टेशन में जाती है या अरेस्ट करके उसके बाद उसको साथ लेकर चली जाती है, या अगर टीम बड़ी होती है तो वो एक टीम को संबंधित थाने में भेज देती है कि उनको ये नोट करवा दिया जाए कि ये आदमी, हमने ये इंसान है, इसको गिरफ्तार किया है, इस संबंध में गिरफ्तार किया, हम इसको लेकर वहां जा रहे हैं। अगर पंजाब पुलिस गलत थी तो पहले तो देखिए एसपी रैंक के ऑफिसर, डीएसपी रैंक के ऑफिसर, वो भी वर्दी में, तो क्या ये अपहरण हुआ? दूसरी बात, अगर दिल्ली पुलिस सही थी तो हरियाणा पुलिस का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, वहां से तारे हिली, और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। ये सारा कुछ भाजपा का किया कराया है, ये सारा जो कुछ भी चल रहा है भाजपा के कहने पर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए जनाब। ये पंजाब पुलिस के ऊपर जो ब्लेम लगाए गए हैं ये निराधार है। आने वाले समय में आपको सामने आ जाएगा सारा कुछ। यही हाई कोर्ट इसी बग्गा को, ठीक है रमन चांदी जी, आपसे मैं आऊंगा तो पहले एक सवाल नेहा जी से लूंगा, आऊंगा तो आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या आप लोगों को इस बात का अंदेशा नहीं था पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है? इस पर बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन इस बीच मेरे साथ एक दर्शक है नीरज जगाधरी से। नीरज, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपको और राजनीतिक सर को और मैडम जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये है सर, मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने 2 साल पहले जगाधरी का रहने वाला हूँ, पुलिस चौकी में रबड़ लगवाई थी कि मेरा सिलेंडर और कुछ जेवर चोरी हो गए, हमारे घर में चोरी की थी। आज तक उन चोरों को अपनी पकड़े में और ना हमारा सामान मिला। अच्छा नीरज, फिर से बताएं एक बार, आपके घर में गैस सिलेंडर की चोरी हो गई थी, ये आप बताना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे घर में 2 साल पहले चोरी हो गई थी। हाँ। तो मैंने अपनी जगाधरी में पुलिस चौकी में रपट लिखवाई थी। रपट लिखवाई थी जगाधरी पुलिस चौकी में, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ठीक है। हाँ। 3-4 बार मेरे चक्कर भी लग गए, आज तक ना वो सिलेंडर मिला और ना जो हमारे घर चोरी हुई थी, मेरी माँ की जो टुम्मे उठी थी, आज तक ना वो मिली। और बग्गे जैसे जो ये पावरफुल आदमी है, इनके पीछे 20 पावरफुल आदमी खड़े, हम आम आदमी, हमारे पीछे कोई नहीं है सर, क्योंकि आम आदमी के पीछे कोई नहीं खड़ा होता। ये हमारा देश एक रिश्वतखोरी देश है जी। बहुत अहम सवाल नीरज आपने किया, 2 साल पहले का पूरा मामला है। और देखिए, शुरू में मैंने कहा था कि एक आम आदमी के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पुलिस कितनी गंभीरता से काम करती है, बड़ा सवाल है। नया शालिनी दुआ जी, पहले मैं चाहूंगा नीरज के सवाल का जवाब दें आप। नीरज ने कहा कि 2 साल पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी, आज तक गैस सिलेंडर नहीं मिला है, और जब बग्गा दिल्ली से ले जाया जाता है पंजाब पुलिस के माध्यम से पंजाब, वहां पर तो हरियाणा पुलिस भी मुस्तैद हो जाती है और पीछे पीछे दिल्ली पुलिस भी पहुंच जाती है। फिर चांदी साहब की बातों का आपने जैसे जवाब देना दें। जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज आप किसी भी सोशल मीडिया पे ऑपोजिशन पार्टीज को देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जबकि हमारे नहीं है उनके भी हैं, उनको अनाप शनाप गालियां, हिटलर, फासिस्ट, पता नहीं किस किस नाम नहीं, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। मैं पहले नीरज जगाधरी मेरे साथ जुड़े हुए, उसके सवाल का जवाब दें, फिर आप जो कहें आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए आप फ्री हैं।
नहीं शमशेर जी, पहले प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए यहाँ भी फीमेल्स को बोलने नहीं दिया जाता। आप एंकर हो के इतना भी नहीं वो कर रहे। नहीं, ये आप गलत आरोप मुझ पे लगा रही हैं। ये आप गलत आरोप लगा रही हैं। मैं नहीं, बात पे आ रही हूँ। देखिए मैं आपको पूरा वक्त दूंगा नेहा जी, लेकिन मैंने आपको ये मेल फीमेल कहाँ से आ गया? ये देश जो है समानता, स्वतंत्रता, एकता, इसमें विश्वास करता है। नहीं, मैं तो यही बोल रही हूँ। जब ऑपोजिशन वाले इतनी गालियां प्रधानमंत्री जी को देते हैं, फिर तो पूरी ऑपोजिशन जेलों में पड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर तजिंदर नेहा जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। आप कह रही है मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा। पहले नीरज जी का जवाब दे दें, फिर आपको जितना घेरना है रमन चांदी को घेरें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाले ऑपोजिशन पार्टी के हजारों। आप बात पर नहीं आ रही है। मैं ऐसे नहीं, देखिए बिना बात पे मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। आप बोलने का वक्त ही नहीं दे रहे। आप जब तक पूरी बात नहीं मैं बताऊंगी, फिर तो सारे ऑपोजिशन जेल में होने चाहिए। अगर तजिंदर बगा ठीक है, हो गया ना? तो आप बताइए, सबको जेल होनी चाहिए। आप बताइए। मैं दूसरी बात पे नीरज पे आ जाइए। जो ये सवाल कर रहे हैं कि इनका सिलेंडर चोरी हुआ, यहाँ देश हित की बातें हो रही है, इसमें इनको सिलेंडर चोरी की पड़ी हुई है। कमाल करते हैं मैडम आप, कमाल करते हैं आप। देश हित की बात हो रही है, सिलेंडर चोरी हो जाएगा, देश हित हो जाएगा। क्या बात करती हैं आप? नेहा जी, क्या बात करती हैं आप? किसी आम आदमी का गैस सिलेंडर चोरी हो गया और आप कह रहे देश हित की बातें हो रही हैं? तो जाके लिखवाएं ना। ये क्या अरे रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं जगाधरी पुलिस थाने में। हो सकता है ऑपोजिशन ने, आपके चैनल वालों ने इनसे फोन कराया, मुझे क्या पता कि किसने फोन कराया? नीरज जगाधरी तो रोज कॉल करते हैं, किसने फोन कराया? नीरज जगाधरी तो नियमित कॉलर है हमारे, किसने फोन कराया? हो सकता है आपने ही। कमाल करती है नेहा जी आप, कमाल। कार्यक्रम लोगों का, नेहा शालिनी दुआ जी, ये लोगों का कार्यक्रम है। हमने उनके लिए फोन कॉल छोड़ रखे हैं और ये चर्चा रोज करते हैं हम। इसमें सब लोग कॉल करते हैं, आप जवाब नहीं दे रही हैं। आप बात का आप कह रही देश हित में बातें हो रही हैं, लोगों के गैस सिलेंडर चोरी हो जाते हैं, आप कह रही देश हित में बातें हो रही हैं। वाह, जवाब बड़ा कमाल का है आपका। एक दर्शक मेरे साथ और हैं। नेहा जी, आ रहा हूँ आपके पास। एफआईआर की कॉपी मेरे को भेजो, नहीं तो फिर बात मत कीजिए, या तो इसकी एफआईआर की कॉपी भेजो। मैं तो आपके पास एफआईआर, मैं सुनिए, आपके पास एफआईआर की कॉपी भी भिजवा देंगे, आप उसका सिलेंडर दिलवा देंगे नीरज का। फिर देखते हैं। ठीक है, एक मिनट नीरज जगाधरी, आप अगर फोन लाइन पर हैं तो आप कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसकी कॉपी जरा भेज दीजिएगा। अगर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तो जो आपने एफआईआर दर्ज कराई है जगाधरी थाने में वो आप भेज दीजिएगा। फिर देखते हैं नेहा जी आपका सिलेंडर 2 दिन में दिलवा देती हैं तो ये पूछेंगे हम सवाल। नेहा जी, आपके पास आ रहा हूं। एक और दर्शक मेरे साथ है, लज्जाराम है, उनका भी जवाब सुन लेता हूं, क्या कहना चाहते हैं। लज्जाराम जी, स्वागत है आपका। हाँ शमशेर भाई, राम राम सर। राम राम। सचमुच तो यही है कि पुलिस आम आदमी के लिए नहीं है, वो चाहे हरियाणा पुलिस है या पंजाब पुलिस है या कोई भी, वो खास आदमी के लिए है जी। दूसरी बात, जो असली मुद्दे पे हम बात करते हैं, कल मैंने 3 रिटायर्ड डीजीपी को सुना है दूसरे चैनल पे, वो ये कह रहे थे पंजाब पुलिस की इतनी गलती है कि उनको वही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके ट्रांजिट वारंट लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया, और इसी वजह से हरियाणा पुलिस ने उसमें हस्तक्षेप किया, उसको भी उन्होंने गलत बताया जी। हरियाणा में अम्बाला का एसएसपी, करनाल का एसएसपी और कुरुक्षेत्र 3 आदमी एक बीजेपी की प्रवक्ता की सहायता में लगे। दूसरी बात ये है कि बग्गा का रिकॉर्ड क्रिमिनल है, क्योंकि मैं कई बार चैनल पे सुन चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बीजेपी ने इतना भय पैदा कर दिया दुनिया में, तो उनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, शुक्रिया लज्जाराम जी। नेहा शालिनी जी, हम ही कॉल करवा रहे हैं सारी। नहीं, सुन लिया, मैंने जवाब देती हूँ, मैं सुन लीजिए। बोलिए। और सुनना बीच में बोलिएगा मत, प्लीज सुन तो लीजिए। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप गलत बोलेंगे तो टोकूंगा मैं गलत नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, क्योंकि अब मीडिया को भी सुनने की आदत है ही नहीं है ना। वो सिर्फ सोचते हैं कि बीजेपी वाले सुनते रहे, तो कम से कम सुन। हमारी बात भी तो आप लोग सुने करिए ना। बड़ा शांति से सुन रहा हूँ, आपको बोलिए। एलिगेशन ही सुनते रहे, आप हमारी बात ही ना सुनो, काटते जाओ। यहाँ बात बार बार एक ही आ रही है, कानून के हिसाब से क्यों नहीं चली पंजाब पुलिस का फर्ज बनता है, किसी भी पुलिस का जो। तो नेहा जी, एक बार टोकूंगा आपको, 1 मिनट। ये सवाल हम कल से कर रहे हैं, आप जो देखिए, आपके पास आ रहा हूं, ये जो सवाल आप कर रही हैं, ये सवाल आम आदमी पार्टी से हम कल से पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने कानून के प्रोसेस के तहत काम क्यों नहीं किया, आप लोगों ने इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी, हम पूछ रहे हैं, बोलिए।
चलिए, ये जवाब देने का तरीका है, मुझे लगता है इस तरीके से कोई चर्चा होती नहीं है। अपने मनमर्जी से कोई प्रवक्ता बैठेगा तो बोलने नहीं देंगे। अगर तरीके से, बेहतर तरीके से सवाल किया जाएगा, बेहतर तरीके से जवाब दिया जाएगा तो आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से कोई चर्चा को बीच में, जब इस तरह का सवाल दर्शक पूछ रहे हैं, दर्शकों के सवालों को लेकर किसी पार्टी का प्रवक्ता यह कहे कि बात देश के विकास की हो रही है, बात ऐसे मॉडल की हो रही है, ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर दर्शक आ जाते हैं। नया जी, चलिए बात करते हैं। रमन चांदी साहब, दर्शक ने भी कहा कि गलती है पंजाब पुलिस की, आप लोगों के पास दूसरा विकल्प भी तो था ना। आपको क्या यही तरीका ठीक लगा कि उनको उठा लें वहां से, उसके बाद ले जाएं पंजाब? आपने, दिल्ली पुलिस तो लगातार एक ही बात कह रही है कि हमसे सहयोग मांगा ही नहीं, हमें कुछ कहा ही नहीं। इसके अलावा आप लोगों के पास अदालत का भी एक ऑप्शन था, वहां आप चले जाते, कोई आपत्ति नहीं थी। और सब एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि यहां पर पंजाब पुलिस से चूक हुई है, इसको स्वीकारना चाहिए। देखिए, अगर पंजाब पुलिस से चूक हुई होगी तो इसकी जांच की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी ऑफिसर हो, मान साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पहले ही कह रखा है। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में पटियाला में जो हिंसा हुई थी, वहां जो भी जिम्मेवार अधिकारी थे सभी को ट्रांसफर किया गया, सस्पेंड भी किया गया है। तो अगर इसमें भी कहीं किसी ऑफिसर से कोई चूक हुई होगी तो उसे भी सजा मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है पंजाब पुलिस से कि उन्होंने एक टीम दिल्ली पुलिस के संबंधित पुलिस स्टेशन में भेज दी थी, उन्होंने लिखने की जिल्लत ही नहीं की। सर, मैंने आपसे एक सवाल, कार्यक्रम शुरू होने के दौरान मैंने आपसे एक सवाल किया और मैंने ये भी पूछा था आपसे, क्या आप लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है? पुलिस तो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती है, आपको जानकारी नहीं थी? क्या दिल्ली में जाओगे तो क्या दिल्ली में आने के बाद आपको सारा काम बड़ी आसानी से होता हुआ नजर आ जाएगा? आप लोगों को इसका पता नहीं था? आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ नागेंद्र नेगी एक दर्शक है। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी नागेंद्र जी। सर, बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की राजनीति और राजनीति का एक विकृत चेहरा देखने को देश को मिलता है जी। और इन राजनीतिज्ञों का जो पूर्वाग्रह है, जो इस तरह मेलाफाइड अटेंशन और बग्गा को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मतलब पीआरटीटी मुफ्त में करवा दी और मशहूर हो गया पूरी दुनिया में। अब केंद्र सरकार कहती है कि 1400 बेकार कानून जो है उनको बदल दिया हमने। पुलिस एक्ट 1861 कब बदलेंगे? कानून में कब तरमीम करेंगे? आप विपक्ष में हो तो पुलिस की खिलाफत, जब सत्ता में आए तो अलाउद्दीन के चिराग। क्या मजाक है? कैसे कहूं कि मुल्क के हालात बदले हैं? जुल्म जो करते थे वो सिर्फ हाथ बदले हैं। साहिबे मसरत कहते थे, मुझे आने दो, सबकी किस्मत बदल दूंगा। किसी का कुछ नहीं बदला, सिर्फ तुम्हारा चेहरा, चरित्र और चाल बदले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नागेंद्र नेगी जी। नागेंद्र नेगी ने शेरो शायरी के अंदाज में जो दर्द है अपना वो बयां किया है और अक्सर ऐसी घटनाएं बहुत बार देखी गई हैं। एसके सचदेवा है दिल्ली से, मेरे साथ एक दर्शक हैं। सचदेवा साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा कहना ये है नेहा से, बीजेपी वालों से जी, जब भी किसी वीआईपी के वहाँ चोरी होती है वो 2 घंटे में, 4 घंटे में इमीडिएटली सब कुछ बरामद कर लिया जाता है। आम जनता का नहीं होता। जी, चलिए बहुत शुक्रिया सचदेवा साहब। वीवीआईपी, कोई व्यक्ति किसी के घर में चोरी हो जाए या कुछ और घटनाक्रम हो जाए तो जाहिर सी बात है, इसमें हम देखते हैं सरकार किसी पार्टी की क्यों ना हो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन होता है। लेकिन आम आदमी को, एक नॉर्मल से आदमी को थाने में जाकर रपट लिखवाने में ही पसीने छूट जाते हैं। एक और दर्शक मेरे साथ हैं, प्रदीप नरवाना से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार प्रदीप। सर जी, हमारे नरवाना तहसील में बहुत ही भयानक 3 मामले चल रहे हैं जी। एक मामला तो 3 साल से चल रहा है। एक भाई क्या रूह काट दिया 1000 पेड़ काट दिए। हाँ जी हाँ जी। उस भाई ने 3 साल हो गए, अनिल विज के भी ला लिए, सीएम विंडो भी ला लिए, सारे इंतजाम कर लिए डीआईजी एसपी सबसे। अब लग कोई समाधान नहीं है। क्या वजह है प्रदीप, ये समाधान क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण आपको दिखता है?
पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, केस कोर्ट तक गया है, उसके बाद भी नहीं कोई कार्रवाई चल रही जी। और एक दूसरा मामला है मीरगढ़ का 2-3 दिन पहले का जी। आपस में जातिवाद का मामला फैल गया आपस में, वाल्मीकि समाज का और वो हरिजन समाज का जी। वो फेवर विधायक जी का फेवर में थे। विधायक जी ने ऐसे रोप लगाए कि मैं कल्ला भी पड़ जाऊं फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। अरे एक और 3 महीने पहले मामला था, 3 जना की मौत हुई थी, सुसाइड किया था और उसके बाद उसके भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई पुलिस पर जी। प्रदीप और विधायक जी यदि इकट्ठा करते हैं पत्रकारों को चंडीगढ़, आज मौके पर सभी पत्रकार इकट्ठा हो जाते हैं और एक आम जन यदि समस्या रखता है उसके लिए कोई पत्रकार आम समस्या के लिए पहुंचते नहीं। प्रदीप, खबर फास्ट का मंच आपके लिए, आपने अपने इलाके के अपने गांव की समस्याएं उठाई हैं, आप सुन रहे हैं इस वक्त, आप देख भी रहे होंगे, आप सीधे तौर पर अपनी बात रख रहे हैं और ये बातें सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वहां तक पहुंचती हैं। अब उस पर अमल कितना होता है, काम कितना होता है, उस पर हम बहस कर ही रहे हैं कि काम होना चाहिए। एक आम आदमी के सामने जो समस्याएं चुनौतियां हैं उन पर काम नहीं होता, लेकिन बग्गा या फिर कोई और क्यों ना हो, वहां हम देखते हैं कि पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ काम करती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप अपनी बात रखने के लिए। देवेंद्र एक और दर्शक मेरे साथ है दिल्ली से। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अक्सर देखा जाता है, मैंने भी बहुत बार देखा है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जी, कि पुलिस जब उठाती है लोगों को बिना मतलब उठा ले जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जी। किसी के नाम कंप्लेंट होती है, उसके साथियों को उठा लिया जाता है, या जिसके नाम छोटी मोटी कंप्लेंट होती है तो उसको उठा लिया जाता है और उसको पुलिस में बहुत घंटों तक रखा जाता है और बहुत आम बात है कि उसको पैसे लेके कई बार छोड़ दिया जाता है, कहते चल ठीक है तेरे नाम। यहाँ पे अगर एक आदमी को उठा लिया है जिसका आज प्रूफ हो गया है कि कोर्ट ने भी उसको उसके खिलाफ उसको गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, यानी ये चीज वैलिडेट हो गई है कि पुलिस अपनी जगह सही थी, तो कोर्ट तो गलत नहीं है ना सर। आज कोर्ट ने उसको गिरफ्तारी का आदेश दिया है तो इसका मतलब ये कि जो पुलिस ने पहले एक्शन ली थी वो सही थी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर एक आम जन के साथ पुलिस क्या क्या अत्याचार करती है, उस समय वहाँ के सांसद, वहाँ के एमएलए, वहाँ के पूरे गृह मंत्रालय की आवाज नहीं उठती जी। आज यूपी में आप देखिए क्या क्या अत्याचार लोगों के ऊपर हो रहे हैं कि महिला जाती है अपनी कंप्लेंट करने और उसी का रेप कर दिया जाता है। क्या उस महिला जो रात भर वहां पे रही और अगले दिन रही, क्या उसके खिलाफ उस एमपी की आवाज, उसका कोई दर्द नहीं जगा, उसको पता नहीं चला? क्या वहाँ के सिस्टम को, गृह मंत्रालय या हमारे अमित शाह जी को नहीं पता चला कि वहाँ के नेताओं ने नहीं बोला कि भाई एक महिला के साथ वहाँ रेप हो रहा, उसको उठा के ले गए, रात भर नहीं आई? कोई सुनता है इस देश में? एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए पूरा गृह मंत्रालय, 3 स्टेट्स की गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस जैसी प्रोफेशनल गवर्नमेंट, प्रोफेशनल पुलिस को इन्होंने मुर्गा बना दिया जी। चलिए शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने ऐसे मसले पर बात रखी और इसी पर हम बात आज कर रहे हैं कि आम आदमी के लिए न्याय प्रणाली की बात कर लें या फिर पुलिस प्रशासन की बात कर लें, वहां किस तरीके से एक्शन होता है। रमन चांदी साहब सवाल का जवाब लेते, अब नया शालिनी दुआ से हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत हो जाए, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा शायद वो उसका जवाब नहीं देना चाह रही थी, तो सवाल का जवाब तो उनको देना चाहिए था, अब नहीं देना चाहें तो वो उनका अपना अधिकार है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। प्रवक्ता अपनी मर्जी से आते हैं और अगर वो चाहें तो बीच में छोड़कर जा सकते हैं, पर फिर भी चर्चा जिस मसले पर हो रही है मुझे लगता है कि उसमें बहस में आखिर तक बने रहना चाहिए, क्योंकि सवालों से सवाल बनते हैं और उसके बाद को निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों की जो राय है, प्रतिक्रियाएं हैं, ये कार्यक्रम आम जन का है। जितने लोगों ने बातचीत रखी है सारी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बात कर रहे हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम आए तो इस बात को लेकर थे कि सारी चीजों को दुरुस्त करेंगे, पंजाब की सरकार की हम बात कर लेते हैं, बड़े बड़े वायदे किए थे और यह भी कहीं ना कहीं इसमें जरूरी था कि पंजाब पुलिस के ऊपर वहां पर नशा जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें घेरे में पुलिस रही है। अब इस तरह की जो कार्यशैली है पंजाब पुलिस की, सवाल तो है ही है और आपने भी कहा कि अगर इसमें कोई चूक हुई है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, हमें पहले उसको दुरुस्त करना चाहिए था। यह भी ठीक है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक आपको कार्रवाई करनी पड़ती है, पर उसमें कानूनी जो प्रोसेस है उसका फॉलो किया जाना चाहिए था। पर आपको लगता नहीं कि देश में जिस जिस राज्य में जो भी पुलिस है उसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है? नहीं तो फिर ऐसी जो कॉल हैं वो आज जहां से आ रही हैं, कल हो सकता है पंजाब, कल हो सकता है दिल्ली, कल हो सकता है हरियाणा, या जहां पर किसी पार्टी की सरकार है वहां से बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। देखिए शमशेर जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जी।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार बनी है। विरोधियों को या विरोधी उसको उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से वो पंजाब की पुलिस को यूज करते थे, जिसको हम बोलते हैं पंजाब पुलिस का सियासीकरण हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस को इंडिविजुअल आजाद कर रखा है कि हमें पंजाब में कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स या कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो हमारे समाज के लिए घातक हो। तो सबसे पहले देखिए, एक पंजाब में डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में अभी आपने देखा ही होगा, 10-12 दिन पहले एक आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर एक थाने में डीडीआर दर्ज हुआ। अगर पंजाब पुलिस अपनी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, उसका सियासीकरण करती तो वो डीडीआर दर्ज हो सकती थी क्या? ये बातें ये दर्शाती हैं कि सरदार भगवंत सिंह मान जी जो चाहते हैं, जो कहते हैं, वही करते हैं। जो नशे की बात है पंजाब में, इन लोगों ने पंजाब को इतने अंधकार में धकेल रखा है कि उसको पटरी पर लाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है। थोड़ा समय हमें लगेगा आगे। अभी 40-42 दिन हुए हैं मान साहब को मुख्यमंत्री बने हुए। चलिए ठीक है, तो रमन साहब रोकूंगा, वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं देता कार्यक्रम में। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार, और जितने वक्त के लिए नेहा जी जुड़ी उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस मसले पर हम बात कर रहे थे वो एक ऐसा सियासी मसला देश में हो गया है जिसमें तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर 3 राज्यों की पुलिस अलर्ट नजर आई। पंजाब पुलिस गिरफ्तार करती है, हरियाणा पुलिस रोकती है, दिल्ली पुलिस वापस ले आती है। लेकिन इस पूरे मामले में अब ये जो घटनाक्रम है कोर्ट में चला गया है, पर ज्यादातर लोगों ने जो इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर अपनी बात रखी, मैं समझना चाह रहा था बीजेपी प्रवक्ता से भी और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से भी कि पुलिस की कार्यप्रणाली इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में तो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती है। अब बग्गा को गिरफ्तार करने का मामला ही लगा लीजिए, वहां से हमने देखा कि पंजाब पुलिस किस तरह से उन्हें गिरफ्तार करने आ गई, फिर हरियाणा पुलिस रोक लेती है, दिल्ली पुलिस वापस लेने के लिए शुरू हो जाती है। यानी जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत हम देख पा रहे हैं। बलवान की जीत होती, यही मैंने शुरू में कहा था। जिस स्टेट में जिस पार्टी की सरकार है वो अपने तरीके से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में एक आम आदमी, गरीब आदमी, जैसे कि हमारे साथ नीरज जगादी जुड़े थे, उनका कहना था कि 2 साल हो गए सिलेंडर मेरा चोरी हो गया, मां की टूम गायब हो गई, चोर चुरा ले गए, पुलिस ने उस मामले को नहीं सुलझाया। ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, और भी स्टेट में आप जाएंगे तो आम आदमी, गरीब आदमी को कैसे न्याय मिलता आप देखते होंगे। और तो और देख लीजिए, जब पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो वहां पर कोई महिला, कोई पीड़ित अगर जाती है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने तो उसके साथ किस तरह की ज्यादतियां होती हैं। पुलिस के इस रवैये में सुधार की बड़ी गुंजाइश है, और पुलिस प्रणाली, कार्यप्रणाली को अगर सुधारा नहीं गया तो फिर ऐसे सवाल उठते रहेंगे। उसमें मसला चाहे कोई भी हो, लेकिन जब आवाज उठती है तो फिर आम आदमी के दिल से उठती है। और ऐसी आवाजें जितने भी कॉल आए उनकी तरफ से आई कि पुलिस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उसको बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी के लिए आप इतना एक्टिव नहीं दिखते जितना किसी खास या हाई प्रोफाइल के लिए दिखते हो, सरकार कहीं पर भी किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।